मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं। मेरे देश के श्रमिक के चेहरे पीले हैं, मेरे मजदूरों के चेहरे पीले हैं। समझ रहे हैं सर? इस व्यवस्था से अंधेरा हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है। हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके वहाँ बैठे थे और हमने बार बार कहा कि जंतर मंतर पे जमाना, जवानी और जमीर जिंदा है। सरकार ने कहा एंटी नेशनल है, दहशतगर्दों की बी टीम है। फिर उन्हीं के सामने सरकार झुकी। आप पहले तय कीजिए। फिर सरकार, मैं किसान आंदोलन में भी था, फिर किसान आंदोलन में भी झुकी। एनआरसी आंदोलन में बैकफुट पे गए, नाम नहीं लेते। ये सरकार ऐसी करती है, प्रोपेगेंडा चलाती है, बदनाम करती है, देश के लोगों को गुमराह करती है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है। मैं बिल्कुल साफ देखता हूँ और मैं जुल्म को जुल्म कहता हूँ। तो एक शायर कैसे कह रहे हैं कि मैं काफिर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम, ए हजरत, ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ ये कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये देश हमारा है, ये हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद है, हमारा सपना है, हमारी पहचान है। किसी की उम्मीद नहीं मरनी चाहिए, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। उम्मीद जिंदा है तो जमाना जिंदा है, जिंदगी जिंदा है। सपने आंखों में रहने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जंतर मंतर खाली हो गया, सीजेपी की जीत हो गई। लेकिन जो जीत हुई ना सिर्फ वो अकेली सीजेपी की हुई, और जो इस्तीफा हुआ ना वो सिर्फ अकेले सीजेपी की वजह से हुआ, बल्कि जंतर मंतर पर जो लोगों का हुजूम उमड़ा, लोगों की जो ताकत जंतर मंतर पर उतरी, भीड़ जो उतरी, उसके दबाव की वजह से इस्तीफा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ। अब जंतर मंतर से ऐसे कई किरदार और कई कहानियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनकी वजह से सीजेपी को ताकत मिली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ऐसी ही एक कहानी है इरफान की, जो जंतर मंतर पर वायरल हुए और एक बार फिर अब जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो उनकी जो कहानी है, उनकी जो रील है, वो सोशल मीडिया पर कट कर वायरल हो रही हैं। कहानी इस वजह से भी इरफान की वायरल हो रही है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आवाज़ जो उठा रहे हैं वो उन गरीब लोगों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, जिन तक सरकार नहीं पहुंचती। कहानी इस वजह से भी इरफान की वायरल हो रही है क्योंकि इनके खुद के हालात जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन समाज के, देश के हालात कैसे सुधरें उसके लिए लगातार कई साल से लड़ रहे हैं। कहानी इस वजह से भी इरफान की वायरल हो रही है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो बोलते हैं, जब बोलते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे साथ इरफान जो हैं वो हैं, इनके घर हम पहुँचे हैं ताकि इरफान की पूरी कहानी कैसे, किस हालात में रहते हैं और इस हालात में रहने के बावजूद देश और समाज के हालात बदलने की जो लड़ाई इरफान लड़ रहे हैं उसकी पूरी कहानी हम आपको दिखा सकें। तो इरफान, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो आपसे यही लेंगे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, जिसकी लड़ाई पिछले 37 दिनों से जंतर मंतर से लड़ी जा रही थी और आप वहाँ भी लगातार पहुँच रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूं और स्कूल नहीं गया और मेरा पालन पोषण झुग्गी झोपड़ी में हुआ। हम आग और बाढ़ पानी से बच के अपने जीवन को यहां तक लाए। फिर यहां आए, जब जवानी आने लगी तो जवानी को बुराइयों से बचाया। मेरे पे कभी कोई केस नहीं है, तो मैंने नशे से खुद को बचाया, बड़े क्राइम से बचाया। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ हर दूसरा तीसरा घर नशे से पीड़ित है। यहाँ गांजा, जुआ, सट्टा, शराब, ये चीज़ें आम हैं और ये इस एरिया का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल मुद्दा है। जिस तरीके से नशा युवाओं को खोखला कर रहा है, पुलिस की भूमिका से घृणा आती है कि पुलिस के रहते देश में इतने बड़े स्तर पर नशा बिक कैसे रहा है।
इसमें बहुत बड़ी इस मिली। पर हम करेंगे विस्तार से बात, हाँ, ना तो जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्योंकि जंतर मंतर से ही आपकी कहानी वायरल हुई। मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैं जंतर मंतर ऐसे नहीं पहुँच गया, बहुत सारी बुराइयों से बचा के अपनी परेशानियों को दरकिनार करके संघर्ष करते हुए मैं जंतर मंतर पहुँचा और लोगों के बीच में अपनी बातें रखा। मैं पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, उसके बाद CNRC आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और नागरिक धरना प्रदर्शनों में भी बराबर जाता रहता हूं। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है सर, ये लोकतंत्र की जीत है। मैं बार बार कहता था कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने दहशतगर्दों की B टीम बताया, WW गैंग वाला बताया, मैंने विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। इस आंदोलन में तमाम वो लोग थे जिनकी वजह से हम जीते हैं, जैसे SFI हो, आयसा हो और AISF हो, जो वाम छात्र संगठन के अलग अलग धड़े हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात, कविताएं, रचनाएं रखी और जेनजी तक इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचे और जेनजी को जागरूक किया। और मानवाधिकार कार्यकर्ता, आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार और वो वकील जो लीगली सपोर्ट कर रहे थे, मामले कोर्ट वगैरह में जा रहे थे, उन्हें देख रहे थे। और वो लोग जो स्विगी और जोमेटो कर रहे थे, लाखों की संख्या में आपने देखा नौजवान वहाँ थे, सभी को भरपेट खाना मिल रहा था और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा रहा था। जिस तरीके से 20 तारीख में सरकार ने एक तानाशाही रवैया अपनाया और बलपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी उसकी चपेट में आए और बड़ी संख्या में लोग घायल और चोटिल हुए। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन सरकार को बाद में ये एहसास हुआ कि इस तरीके से ठीक नहीं है और सरकार ने अपना कदम पीछे लिया और झुकी। इसके लिए बहुत दिल से बहुत खुशी होती है सर, बधाई के पात्र। आप जैसे जो है लोग जो जंतर मंतर पर जाकर जिन्होंने सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही जीत हुई आपकी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और इरफान जैसे जो लोग जंतर मंतर पहुंचे थे, जो लोग फंड की बात कह रहे थे कि कहां से आ रहा है, प्रायोजित आंदोलन है, तो हम आपको जो है इरफान के घर की तस्वीर दिखाते हैं, अंदर के हालात भी दिखाते हैं कि ये इरफान का घर है और इस हालात में इरफान रहते हैं। और जो है यहाँ से वो डेली जाते थे जंतर मंतर। हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जब आप अंदर इरफान के घर के अंदर घुसेंगे तो ये पूरी दुनिया है इरफान की, ये पूरा घर है इरफान का। और यहीं पर इरफान अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए, ये इनका बिस्तरा है, यहाँ पर सोते हैं और यही पूरी दुनिया है। कितनी जगह होगी, कितने गज का होगा? 12 गज का है सर। बैठिए तो मैं बताता हूँ। जैसा कि सर आप उधर हो जाते तो सर, मैं और मेरे पापा यहाँ रहते हैं और यहाँ मेरे बर्फ़ बिकती है, तो वो मेरी जीविका है, उसी से पालन पोषण। मैं आपके माध्यम से बार बार कहूँगा कि इरफान पे दया या आर्थिक सहायता मत कीजिएगा। इरफान की ज़िंदगी बदलने से देश नहीं बदलेगा। इस देश की सबसे बड़ी आबादी मजदूर, गरीब, किसान हैं। इस देश की सबसे बड़ी आबादी अपने अधिकारों से, बेसिक ज़रूरतों से वंचित हैं। उनके बारे में जब हम सोचेंगे, सब मिल के सोचेंगे, तो एक बदलाव आएगा। सबको बेहतर जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब अभी मेरी झोपड़ी को देख के या मेरे संघर्ष को देख के मुझ पर दया करेंगे, ये वाजिब भी है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, इरफान को मत देखिए, देश को देखिए। देश में इरफान जैसे करोड़ों हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। यही जो आपकी खुददारी है ना दोस्त, यही लोगों को पसंद आ रही है। जो आप कहते हैं कि भाई मेरी हालत पे तरस मत खाइए और ना मुझे मेरी मदद मतलब मुझे मदद नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनके हकूक़ की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही, उनकी मदद कीजिए। हाँ। और आपकी इसी खुददारी की वजह से ही आप वायरल हैं। बातें क्यों कहता हूँ, मैं एक स्लम में रहता हूँ सर, पीछे से जो कि झोपड़ी में आओ। देश की बड़ी आबादी को जब मैं देखता हूँ, जो फैक्ट्री में, कारखानों में, खेतों में, बागवानों में काम कर रही है और मजदूरों का 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है, ना उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना SI है, ना PF है, ना कोई न्यूनतम मजदूरी है, तो सर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आप कारपोरेट की तरफ झुकते हैं, धनवानों की तरफ झुकते हैं। आप एक ऐसा भारत मैं कहना चाहूँगा, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। अभी भारत दुनिया में दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका लाभ निजी पूंजीपतियों को मिलता है, ना कि देश की बड़ी मेहनत का आबादी को। एक ऐसा भारत बनाइए, संसाधनों में और जीवन की बेहतराई में ऐसा कदम उठाइए कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक ज़रूरतें मिलें, कोई इनसे वंचित ना रह जाएँ। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी, लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिएगा, इसमें 60% अकेले 60% जो हिस्सेदारी है उसका जो लाभ है,
इस देश के चुनिंदा लोगों तक, कारपोरेट घरानों तक पहुंच जाता है। उसमें फिर किसान हैं, सरकार है, मजदूर है, वर्ग है, तो बहुत सारी चीज़ों की परेशानियां हैं। हमारे पास अभी नीति की कमी है सर। अच्छा, आप जो है सबकी बात कर रहे हैं ना, सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, सबको हक मिलना चाहिए, सबके हालात अच्छे होने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपके घर में बैठे हैं, 12 गज का आप ये बता रहे हैं घर है, और ये देखिए घर की दीवारें आप देखिए, वो भी जो है ईंटें भी जो है आधी आधी टूट रही हैं। ऊपर छत नहीं है, सिर्फ तिरपाल डली हुई है, पन्नी डली हुई है। बारिश का मौसम है, मानसून आने को है, और फिर जब बारिश होगी तो यहाँ पर रहना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर आपके परिवार में, घर में? पूरे परिवार, जैसे ये ना हमारे रमेश बाबूजी हैं, रोहिणी में रहते हैं। तो जब कॉलोनी आई ना, तो उन्होंने हमें ये रहने के लिए दिया, और यही हमारी जीविका है, मतलब घर से बड़ा है ये। तो ये यहाँ में पापा और मैं भाई रहते हैं। और एक घर हमारा सी ब्लॉक में, जहाँ हमारा घर है जो, वो हमने अभी 2 महीने पहले, जैसे मेरी जवान बहनें हैं, तो कोई रिश्तेदारी आती है तो घर कच्चा था तो अच्छा नहीं लगता था, तो थोड़ा कर्जा वर्जा लेके थोड़ा बहुत जे कॉलोनी में होगा, स्लम है? हाँ, यहीं पे, मतलब इसी कॉलोनी में, यहीं पे इसी कॉलोनी में आगे। तो बहनें और मम्मी वहाँ रह लेती हैं। और सर पता क्या है, हम दुनिया में सब जी रहे हैं और कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जब देश को बेहतर बनाने, कहते हैं समाज सेवक मत बनिए, समाज सुधारक बनिए। जब आप समाज सुधारक की सोच रखेंगे तो उसकी जद में करोड़ों लोग आएंगे। लेकिन सेवक बनेंगे तो आप मुझे ही मदद करना चाहेंगे तो कितने दिन मेरी मदद कर देंगे। देखिए ये ना आपकी जो आप ईमानदारी वाली जो बातें रखते हैं ना, यही जनता को पसंद आ रही है। आप चाहते तो छुपा सकते थे कि नहीं भैया मेरा यही घर है और कोई दूसरा घर नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से अपनी जो कहानी है वो बताते हैं, और यही वजह है कि आपकी कहानी से लोग जुड़ रहे हैं। और तो ये बताइए कि परिवार में जो है कितने भाई बहन हैं आपके, कितनों की शादी हो गई, कौन क्या? आपने इस पे सही बात करी सर। जिस तरीके से सर पहले के दौरों में लोगों के पास फैमिली प्लानिंग नहीं थी, और अभी भी इस मामले को लेके देश में जागरूकता की बहुत कमी है। समझ रहे हैं, फैमिली को लेके जागरूकता की बहुत कमी है। लेकिन हम 8 भाई बहन थे, और हमारे 8 भाई बहनों में हमारे 5 की शादी हुई। 5 में से मेरी सबसे बड़ी वाली बहन के 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के, बड़े वाले भाई के 2 लड़के 1 लड़की, छोटी वाली बहन की 2 लड़की। मैंने कहा बस ठीक है, लड़की की चाह, मतलब कि बेटियां बहुत अच्छा कर जाती हैं, आप उस लायक बनाइए। और एक भाई मेरा ख़त्म हो गया, उसका 1 लड़का है, और मैंने शादी नहीं करी। सबसे छोटा वाला भाई है, उसका 1 लड़का है, मतलब दो भाइयों के 1 लड़के हैं, और मैंने शादी नहीं करी। शादी यूँ नहीं करी कि मेरा रुझान हमेशा आंदोलनों की तरफ था और देश और दुनिया को समझना चाहता था। मैंने राजा राम मोहन राय के जीवन के करीब जाके समझा, उस उदारवादी सोच को, जो महिलाओं के प्रति सती प्रथा के विरुद्ध लड़े अंग्रेजी शासनकाल में, और उनकी घर की ही उनकी भाभी को सती प्रथा कर दिया गया था, मैं गलत नहीं हूँ तो। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो महाकाली के बहुत बड़े उपासक थे, वो बड़ी उदारवादी सोच रखते, खुद एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो किसी के घर भी खा लेते थे। तो ऐसे महापुरुषों को पंडित विद्यासागर उन्होंने भी एकलौते बेटे की शादी, आपको अगर आप पत्रकार हैं तो एकलौते की बेटे की शादी एक तलाकशुदा महिला से कराई थी। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो जब भी देश निर्माण होता है, उन्हीं की सोच का भारत हम आगे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ कोई शोषित ना हो, वंचित ना हो, पीड़ित ना हो, किसी अपने अधिकारों से किसी तरह वंचित ना हो। हम सबके लिए समान अधिकारों वाला, समान संस्थाओं वाला भारत चाहते हैं। जिस तरीके से आपको पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, संविधान की शपथ क्या कहती है, उसकी सोच क्या कहती है। हम पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों में समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, इसे मैं बार बार क्यों दोहराऊं, समझिए आप, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। कितना लंबे समय हो गया, सभी लोगों की बातें करी, हर भारतीय नागरिक के बेहतर जीवन की बात करी, किसी को छोड़ा नहीं, किसी भी तरह छोड़ा नहीं। उसके बाद इतने सालों बाद हम जब भारत की तरफ मुड़ के देखते हैं तो आज भी गाँव में
गांव में, खेत खलिहानों में, शहरों में, अर्बन शलम में और फैक्ट्रियों में और सड़कों पे निर्माण धीन इमारतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है। शिक्षा का निजीकरण ही शिक्षा को मार रहा है। ना तो गरीब को शिक्षा मिल पा रही, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है। सरकार ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं कर रही, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब मैं आपको कहता हूँ, आप सेवा मतलब आप लोगों को सक्षम बनाइए, समझ लिया। आप लाभ भारती मत बनाइए। आप बार बार कहते हैं ना लाभ भारती, लाभ भारती, लाभ भारती। आप लोगों को बेहतर शिक्षा दीजिए। जब बेहतर शिक्षा होगी वो अपना जीवन बेहतर करेगा, परिवार को बेहतर करेगा, देश और राज्य को बेहतर करेगा। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और शिक्षा से ही आज आप आंकड़े उठाइए, शिक्षा मंत्रालय से आंकड़े उठाइए, 10वीं और 12वीं से पहले कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं पूरे देश में, और समझ रहे हैं। और हायर एजुकेशन में कितने जाते हैं। आप जानते हैं कि मध्य वर्ग परिवार से, मिडिल क्लास से आने वाले ही बच्चे, उसमें बड़ा नंबर उनका है, समझ रहे हैं, उनका बड़ा नंबर है। अगर आप उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, आप उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, शिक्षा की गंभीरता को नहीं समझेंगे। देश में 93-94 हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ाए। मैं स्लम में रहता हूँ, यहाँ महिलाएं सैनिटरी पैड भी इस्तेमाल करने से बचती हैं, क्योंकि वो 20 रुपये का आता है, समझ रहे हैं, वो 20 रुपये का आता है। आप सोचिए कि वो 20 रुपये का सैनिटरी पैड नहीं ले पा रही है, वो जब बीमार हो जाती कर्ज लेके दवाएं लेने को तैयार हैं, समझ लीजिए। तो लोगों को आप शिक्षित करिए, जागरूक कीजिए, समझिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं लेकिन वो 20 रुपये खटकते हैं। तो मैं आपसे मांग करूंगा कि महिलाओं को जिस तरीके से स्कूलों में सैनिटरी पैड दिए जाते हैं बच्चों को, उस तरीके से सरकारी डिस्पेंसरी में जैसे अलग अलग चीज़ आप यौन संबंधित अलग अलग चीज़ें देते हैं, उसमें सैनिटरी पैड भी होना चाहिए। ये भी एक चीज़ है। देखिए, यही ना इरफान की खूबसूरती है। जब ये बोलते हैं तो दुनिया जो है अब सुनने लगी है, और जब ये धारा प्रवाह बोलते हैं तो बस जो है जी करता है कि इन्हें सुनते रहें, और इसलिए हम भी जो है सुन रहे थे। अब इरफान जो है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी स्कूल नहीं गए, है ना। अब आप जो इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, याद रखते हैं, और अभी आपने जो धारा प्रवाह बोला, संविधान में जो लिखा है उसका जो प्रेम्बल है वो पढ़ दिया, इतने सारे समाज सुधारकों के नाम ले दिए, है ना। कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोगों को भी जो है ईमानदारी से अगर आप बात करें तो ईमानदारी से मैं भी कहूँ कि भाई हम लोगों को भी जो है इतना ज्ञान नहीं है। हम सब भी जो है बिना याद करे, बिना स्क्रिप्ट के इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकते जितना आपने धारा प्रवाह बोल दिया। कैसे आपकी ये ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि आप स्कूल नहीं गए, तो ये कैसा इतना जो ज्ञान है आपके पास, कलेक्शन है ज्ञान का, ये कैसे आप जो है याद रखते हैं, कैसे आप ये रिसोर्स क्या है आपका ये सब हासिल करने का ज्ञान? सबसे पहले सर, मैं 15 सालों से आंदोलनों में हूँ। आप जैसे जिंदा दिल पत्रकारों के टच में रहता हूँ। जब हमारा जीवन आप जैसे पढ़े लिखे काबिल लोगों के साथ जुड़ जाता है तो आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। फिर छात्र, अलग अलग आंदोलनों में हमने अलग अलग छात्र विंग के साथ काम किया, उनको सुना है। उनको वो जब वो ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, फूलन देवी की बात करते हैं, अलग अलग सोच और विचारधारा की बात करते हैं, तो हम जीवन को समझने में थोड़ी सी समझ रख पाते हैं कि हाँ नहीं, देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको जिनको पहले जिन समाज सुधारों के नाम बताएं वो अपर कास्ट से आते थे, जिनका अब मैंने आपको नाम बताया वो अलग तरीके से आते हैं, उनकी अलग लड़ाइयाँ थी। जिस तरीके से मैं कहूँ गलत नहीं, तो माता सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षक थी, तो लड़कियों के लिए। तो ये एक बहुत बड़े काम थे जिनको हज़ारों साल तक याद रखा जाएगा। और उनकी एक सहेली थी, मुस्लिम थी, शायद फातिमा नाम था शायद उनका, है ना, मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि कई बार कई चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं। हमको अपने जीवन को बेहतर समझने के लिए हम कौन हैं, तो हमें हर किसी के करीब जाना होगा, हर किसी को देखना समझना होगा, अपने महापुरुषों को। जिस तरीके से मैंने प्रभु श्री राम के चरणों से करुणा, प्रेम, दया और त्याग सीखा है, यही प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम। देखिए, उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु कहाँ हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ। उनकी कितनी बड़ी बात है, उन्होंने रात छोड़ के जंगल अपनाया। ऐसे थोड़ी ना भगवान बने। उनके जीवन को, उनके तप को महसूस कीजिए, समझ रहे हैं, कितना करुणा और प्रेम था। उन्होंने सबरी के झूठे खाए। जिस मन था आपका पढ़ने का, मन तो होगा ही, क्योंकि आपकी नॉलेज को देखकर लगता है कि मन तो होगा, क्यों नहीं पढ़ पाए? सबसे ऐसा था सर कि हमारे यहाँ जमुना नज़दीक थी और हम सलम में रहते थे,
और माहौल इस तरीके का, छोटे बच्चे को इतना पता नहीं होता। तो स्कूल में मम्मी नाम लिखा देती, भाग के आ जाएं, समझ रहे हैं, भाग के आ जाते थे। मतलब इतने होश माहौल नहीं था। और जो लोग नारियल बहा देते थे ना जमुना में, उन्हें खाते थे हम तोड़ तोड़ के। जो लोग अपने पूजा पाठ के बाद हम ये नहीं सोचते थे कि किसी मरने वाले का या जीने वाले का, हमारा नारियल मिल रहा है, खा लेते थे। और वो नारियल अठन्नी का बिक भी जाता था। और जो नारियल बसों में बेचते थे ना, तो हम जमुना से इकट्ठे कर लेते थे, अठन्नी करके बेच भी देते थे, तो 3-4 रुपये हो जाते थे, और उससे हम कुछ और भी चीज़ें खा लेते थे। तो इस तरीके का जीवन था। लेकिन झुग्गी टूटने के बाद हम जिस तरीके से झुग्गी टूट गए, हम बेघर हो गए। आप इससे पहले कहाँ रहते थे? लक्ष्मी नगर में रहते। लक्ष्मी नगर का जब रीएलोकेशन हुआ, तो आपको यहाँ पर जगह मिली उसके बदले। हाँ, तो उसके बाद रोटी से भी हम टूट गए। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी रोटी पे आने लगी, सांस लेने लगे। फिर काम, एक संस्था जो है हमारे यहाँ एनजीओ बहुत काम करती है, तो एक एनजीओ के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पे मजदूरी करने लगा। और मजदूरी मैं सबसे पहले ना थोड़ा बहुत पढ़ना थोड़ा सा जानता हूँ। प्रथम आंगनवाड़ी होती थी हमारे टाइम में, प्रथम, अभी भी है। हाँ, प्रथम के माध्यम से वो पढ़ना सीखा, शीशम के पेड़ के नीचे। हाँ, वो थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा। तो उस टाइम निर्भया कांड हुआ था 2011 में, 11 अन्ना आंदोलन के आसपास की बात है। निर्भया हुआ, उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। उसके बाद अखबार के पन्ने डेली अलग अलग चीज़ों को लेके आते थे। उस टाइम मीडिया का जो रोल था ना सर, कोई देश में गालियाँ नहीं बकता था मीडिया को। जिस तरीके से जंतर मंतर पे नौजवानों का ये प्रोटेस्ट हुआ, इसमें मीडिया के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल थी, ये सच है। तो इस तरीके की नफरत मीडिया के लिए नहीं थी, क्योंकि मीडिया लोगों के हित में काम कर रहा था। तो ये बातें भी हैं सर। तो मैंने दीपक चौरसिया स्टार न्यूज़ पे आते थे, रावल कवल इंडिया टुडे में थे, अब NDTV में शायद है ना। तो उन लोगों को भी करीब से देखा है। वो मंच लगाते थे, रामलीला मैदान में मंच लगाते थे और अपनी बात रखते थे। और उस आंदोलन को लोगों ने कहा, लेकिन ठीक है, जब कोई चीज़ ज़्यादा ही बुरी हो जाती है, उसमें बदलाव होना चाहिए और हमेशा बदलाव आते रहना चाहिए। बात जनता की होनी चाहिए और जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। आप KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज और KFC से भारत की तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, ये आंदोलन में जो है आप कब से जुड़ने लगे, कौन से साल से, और कैसे आपका इंटरेस्ट जो है जगा कि नहीं भाई अब मुझे, क्योंकि ये सवाल इसलिए है इरफान, क्योंकि आपके घर के हालात भी ठीक नहीं है ना वहाँ पे। नहीं ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन आप जैसे माँ बाप होते ना कि भाई क्यों जा रहे हो, अपने घर का देखो, है ना। आजकल तो ये होता है कि अपना घर देखो। इस मामले में मैं जिद्दी था। मुझे देखिए, देश से प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा था नहीं, समाज माहौल भी ऐसा नहीं है। मेरा माहौल भी नहीं है ऐसा। मैं आप कैसा, मैं देश मट्टी को आप पूछेंगे नहीं, लोगों से देश बनता है। मैं ऐसे भारत की लड़ाई का, देखिए माहौल की आप बात करें तो जिस माहौल में आप रहते हैं, मेरे ख्याल से वो हम दिखाते हैं, चलते चलते थोड़ा बात करते हैं ना, ताकि आप बार बार जिस माहौल की बात करें तो माहौल जो है वो आ जाए। ये घर है इरफान का, यहाँ पर इरफान उनके परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन बार बार इरफान जो है वो माहौल का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप जो है आपको माहौल भी दिखा दें कि इरफान किस माहौल में, किस जगह पे रहते हैं और किस जगह से निकलकर जो है सोच नहीं रखते कोई कि जन आंदोलन, किस जगह से निकलकर जो है इरफान जंतर मंतर आते थे। और उसके बाद जो कहानी इरफान बता रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन ये जगह है पूरा, ये जे कॉलोनी है ना, ये पूरी जो है। तो फिर पता सर, फिर आंदोलन की बात कर रहे थे, तो उस टाइम आंदोलन से जब जुड़े ना, तो हम अनपढ़ गवार थे। तो आज कौन से साल की बात है? ये 2011 की। मैं एयरपोर्ट से ना, आपने पूछा ना कैसे जुड़े, एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता था तो घर नहीं आता था, सीधे रामलीला मैदान पहुंचता था। उसकी पहली वजह ये थी, अच्छा, वहाँ रात की ड्यूटी, मतलब शाम को ड्यूटी खत्म होती थी और फिर सीधा रामलीला मैदान। उसकी पहली वजह ये थी कि वहाँ पे ना अच्छा भोजन मिलता था सर। पहली मैं बताऊँ, वहाँ जरूरत वो जूस वगैरह मिलता था। हम स्लम में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे थे, और पूरी दुनिया रामलीला मैदान की तरफ जा रही थी, तो हम भी जाते थे और खूब खाते पीते थे और उससे जुड़ा। फिर हमें विचारों का पता नहीं था, अच्छे बुरे का पता नहीं था। वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP के छात्र नारा लगाते थे कि देश के युवा कहाँ हैं, देश के युवा यहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना के। तो मैं अपनी मम्मी से आके बताता था, मम्मी पढ़े लिखों के साथ नारा लगाया, बड़ा मजा आया, दोनों तरफ से पकड़ रखे थे, लड़का लड़कियों के साथ नारे लगाए। मतलब नई नई जवानी थी और नया। उसके हाल फिलहाल में हरदीप चड्ढा और मोंटी चड्ढा शूट आउट हुआ राजौरी में, और उस खबर ने मुझे मतलब हिला दिया
अरे बाप, देश के मतलब सबसे बड़े कारोबारियों में से एक थे और इन्होंने किस बात के लिए खुद को गोली मार ली। ज़मीन अमीन का कोई विवाद हुआ था उनका, बड़ा अफसोस हुआ। मतलब कई दिनों तक मैं सोचते रहा कि यार, सब कहते हैं पैसा खुशी का कारण है, इनके पास तो बहुत पैसा था, फिर इन्होंने ऐसा, तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आती चली गई। फिर 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर शायद 19 में आंदोलन से ही जो आपका मन लग गया आंदोलन में कि भाई जो है वो मुझे भी कुछ करना है, लोगों के लिए, देश के लिए, देश बदलना है। मैं क्या कर सकता था। मैंने लोगों को, मतलब अब मैं कहूँ कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से 22,000 है। तो इरफान, जो है अन्ना आंदोलन से, जैसे आपने बताया कि अन्ना आंदोलन में आप गए, वहाँ से फिर आपके आंदोलन की शुरुआत हो गई, मेरे आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसके बाद किस आंदोलन में आप शामिल रहे? उसके बाद 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और 19 में शायद मेरे साथ NRC कानून लेके आई सरकार, और उसको कोई लीड नहीं कर रहा था। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी सड़कों पे आ गई, गांधीवादी तरीके से कोई हिंसा नहीं हुई, वो एक अलग वजह है, उसकी चीज़ें अलग हैं। और उस आंदोलन में मैं शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पे लगातार अपनी बात रख रहा था, लगातार उस आंदोलन से जुड़ा। और 2011 के बाद, अन्ना आंदोलन के बाद सीधा CNR बीच का जो साल रहा, इसमें क्या किया आपने? इसमें भी मैं 6-7-8 साल, हाँ, ये जो इसमें जो ये था, मैं इसमें विचारों को समझ रहा था। अच्छा। लोगों को समझ रहा था। किन संगठन से जुड़ के? नहीं, संगठन नहीं जुड़ा, किसी राजनीतिक पार्टी से, संगठन से नहीं, अपने आप से। उसके लिए जैसे मैंने भारत एक खोज है, अच्छा, भारत एक खोज दूरदर्शन पे, महापुरुषों पे वेब सीरीज है, पूरी सीरीज है। उनको मैंने देखा, वो लोगों के लिए बोरिंग हो गया, लेकिन मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता था। तो जब ये चीज़ें होने लग रही, NRC आंदोलन आया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कपड़े से पहचानिए, उनको कपड़े से पहचानिए, तो सर मैंने कहा कि कपड़े तो नंगे बदन को ढकने के काम आते हैं, ये कब से रिलीजन और नेशन की पहचान बन गए। मेरे मन को बड़ी पीड़ा हुई जिस तरीके से बड़े कैबिनेट मंत्री कह रहे थे कि, मतलब कुछ भी कह रहे थे, नाप से नाप बक रहे थे। उस टाइम हम अलग थलग से भी पड़े हुए थे, किसी तरह का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई संगठन भी साथ नहीं आता। तो भीम आर्मी चंद्रशेखर और देश की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें पूरी तरीके से शायद बिंद्रा तरार जी जो हैं इस आंदोलन में भूमिका निभा रही थी। तो दो लोग जो थे वो हमेशा, बाकी कुछ कांग्रेस भी खुल के नहीं बोल पा रही थी। ये सब जो आप सीखते हैं, ये सब कुछ यूट्यूब से सीखते हैं आप? इस तरह का कंटेंट, जैसे कि कुछ गूगल है, यूट्यूब है, मैं और कुछ नहीं चला पाता। क्योंकि आपने कहा ना कि आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, तो किताबों से तो आप ज़्यादा सीख नहीं पाते होंगे। किताबों से नहीं, सुन के ही सीख पाते हैं। हाँ, सुन के ही सीख पाते। हाँ, और जैसे कोई क्या सर्च करते हैं यूट्यूब पे, क्या कैसे? बस मेरे यूट्यूब में टोटली पत्रकारिता है, साहित्य है और महापुरुषों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और यही सब ऐसे ही सीखते हैं, इन सबको सुन के। इन सबको फिर याद कैसे रखते हैं इतनी सारी चीज़ें? कहते हैं क्योंकि हमने आपसे आंदोलन में भी बात की थी, जंतर मंतर पर, तो आपने जो है हमें बड़ी कविताएं सुनाई है ना, जो है मैं तो भूल भी गया जो आपने सुनाई, जो है बड़ा आक्रामक तरीके से आप बात करते हैं, और सबसे अच्छी बात जो है आपको याद रहती है और उसका इम्पैक्ट होता है जिस एक्सप्रेशन के साथ आप सुनाते हैं। तो ये चीज़ें याद कैसे करते हैं? ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, कुछ बार कुछ चीज़ें उतर जाती है दिमाग से, लेकिन आप ये कह लीजिए कि गॉड गिफ्ट है। और मुझे लिखना बिल्कुल, मेरे आधार कार्ड पे या मेरे डॉक्यूमेंट पे लिख नहीं पाते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे को अपने नाम को भी भूल जाता हूँ लिखते में। और आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन इरफान ने जब ज़मीन पे देखा कि पूरे देश में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी है, लेकिन ज़मीन पे महिलाओं को 6 से 8 हज़ार मिलते हैं और पुरुष को 13-14 हज़ार मिलते हैं, और उसमें भी ड्यूटी टाइम नहीं है, मतलब पुरुषों से 10-10, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ, जब ये भारत की राजधानी का ये हाल है, तो पूरे देश में श्रमिकों का, मजदूरों का कितने बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे को जो है ना परेशान करती है। फिर नशा, हमने सर नशे से संसार उजड़ते देखे हैं, घर के बर्तन तबाह बर्बाद होते देखे हैं, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, आदमी जहाँ से रहता है ना, उन चीज़ों से वो अछूत नहीं रहता, वो पीड़ा, वो दर्द ही हमें सिखाती है, और उन्हीं के लिए सर हम आवाज़ बनना चाहते हैं। और मैं ना सर, तो क्योंकि हम देखिए, ये हम सब अपनी लगातार अपनी भूमिका में हैं कि आप जो दिल्ली है, दिल्ली में नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हम हैं, तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो जे क्लस्टर्स हैं, स्लम्स हैं, यहाँ और भी ज़्यादा नशा है, और आप भी यहीं पे रहते हैं। तो जब आप ये नशे की आवाज़ उठाते हैं, तो ये जो नशा बेचते हैं लोग, इनसे आपको डर नहीं लगता? मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता। मैं क्या कह रहा सर,
आप पत्रकार हैं, मुझसे इतनी दूर मुझसे बात करने आ गए। आप अपने काम में पूरी ईमानदारी में हैं। कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता है वो पूरी तरह ईमानदारी में है। हर आदमी फील्ड में अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, लेकिन पुलिस से क्यों डरता है आदमी? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हम कहते हैं कि बस्ती में हमारे शराब है या गांजा है, हेरोइन बिक रही है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे रोके। अगर हम आपके ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ये कारोबार कर रहे हैं उनके मैं निशाने पे हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन की, अगर अपने जीवन के को सोचूँ वो मुझे मार देंगे, मुझे चोट लग जाएगी या पुलिस मुझे पीटेगी, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल जाऊँगा। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, ना पुलिस की, क्योंकि मेरा साफ़ सुथरा जीवन है। मुझ पर कभी कोई केस और मुकदमे नहीं है। मैं 35 साल का हूँ। मैं अपने साफ़ सुथरे जीवन से, साफ़ सुथरे लहजे से पुलिस से ये मांग करता हूँ, पूरे देश की पुलिस से, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपकी असली देशभक्ति, आपका असली काम इस देश के गरीब मजदूर श्रमिक के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है। वो किसी भी तरीके से नशे की जद में ना आए, किसी का भी बच्चा ना आए। लेकिन श्रमिकों का नाम इसलिए मैंने लिया कि आपको पंजाबी बाग में कोई हेरोइन बेचते नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिल्ली का पॉश एरिया है और पढ़े लिखे पैसे वाले लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ गरीब रहता है वहाँ किराए में रहता है। इसकी एक वजह है, क्योंकि गरीब को आप दबा सकते हैं, डरा सकते हैं, और वो कहाँ से वकालत के पैसे लाएगा, और आप उसको लाठियाँ भी मार सकते हैं। पुलिस की अपनी एक ताकत है। अच्छा, अब ये बताइए, बहुत आपसे बातचीत हो गई, पूरा जीवन हमने आपका समझ लिया। अब आपका जो है लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का क्या सपना है जिसे आप साकार होते हुए देखना चाहते हैं? मेरा सपना ये है कि मैं सदा ही विपक्ष में रहूँगा, सवाल करता रहूँगा। और मैं आपके कैमरे फिर मैं आपके लोगों से, दर्शकों से कहना चाहूँगा, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपके प्यार के लिए खुदा और भगवान की बारगाह में कर्जदार रहूँगा। लेकिन अगर हम सब मिलके इस देश के हित में, देश के लोगों के हित में, श्रमिक मजदूर किसानों के हित में और तमाम नौजवानों के हित में जब फैसले लेंगे, एक अच्छी राजनीति का सपना देखेंगे जो लोगों के हित में हो, कोई शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित ना रहे, तो उस भारत के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। समझ रहे हैं? संस्थाओं से डरने की जरूरत नहीं है, वो संस्थाएं हमारे लिए हैं, लेकिन संस्थाएं हमें डरा रही हैं। ये भी एक वजह है सर। अब हम इससे समाप्त करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं लगातार ना कि जो है डर का माहौल नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई जो है डरो नहीं, और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात। मैं उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में गया था कश्मीर राहुल गांधी तक, दिल्ली से कश्मीर तक, दिल्ली से कश्मीर। हाँ, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में चले थे उनके साथ। क्योंकि पता है उसकी एक वजह है सर, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली ना, उस टाइम देश में उस टाइम देश की जो पॉलिटिक्स है नहीं, बड़ी सांप्रदायिक हो गई थी। तो हर जगह से उल्टी सीधी बातें आ रही थी। जब राहुल जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान, तो फिर झुकाव उधर की तरफ हुआ। फिर राहुल जी को देखा कि वो रात को 2 बजे एम्स जा रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं। तो मेरी भी यही चाह है कि वो मजदूरों को समझो आप। और मुझसे, मैं कभी राहुल गांधी से मिलूंगा तो मैं उनसे कहूँगा कि सर आप इस देश के बड़े नेता हैं, आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे। आप मुझसे वादा कीजिए कि इस देश के श्रमिकों को बेहतर जीवन देंगे। उसकी पहली वजह यह है कि आप पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लागू करेंगे, अलग अलग नहीं। फिर मैं राहुल गांधी जी से कहूँगा कि सर आप जो कानून बनाएंगे उसे धरातल पे दिखाई देना चाहिए। इस तरीके का कानून हो कि कोई भी श्रमिक का हक ना मारे, उसकी मेहनत का हक ना मारे। इस पर एक लाइन कहूँगा कि मिल मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, मेरे देश के श्रमिक के चेहरे पीले हैं, मेरे मजदूरों के चेहरे पीले हैं। समझ रहे हैं सर? इस व्यवस्था से अंधेरा हटाना है, उनकी मेहनत का वाजिब पैसा उन्हें दिलाना है। अगर आपकी 18 है तो 18 दिलानी होगी। 22 हम ये नहीं कहते आपने 18 लागू कर दिया, मैं 30 दो। जो आपने लागू किया वो जमीन पे होना चाहिए, जो जमीन पे होना चाहिए। अगर मैं आपको इस एरिया के श्रमिकों से बात कराऊंगा तो सर आप सोचेंगे कि कौन से कैसे भारत में रह रहे हैं जहाँ कानून तो है लेकिन लागू नहीं होते। तो देखिए जो है ये, और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों से। मैं, आप कैमरा नज़दीक लाइए, मैं साफ देखता हूँ, मैं बिल्कुल साफ देखता हूँ, और मैं जुल्म को जुल्म कहता हूँ। तो एक शायर कैसे कह रहे हैं कि मैं काफिर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम, ए हजरत, ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ, ये कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए।
ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है मुझे मार दीजिए, जिंदा रहा तो करता रहूँगा प्यार, साफ कह रहा हूँ मुझे मार दीजिए। मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। तो देखिए यही इरफान की जो है खूबसूरती और यही वजह है कि लोग इन्हें अब सुनना चाहते हैं, वायरल हो रहे हैं। क्यों? नहीं सर, क्योंकि जो सर, चीज़ें सर मैं ना, मुझे लोग वायरल वायरल कहते हैं ना सर, मैं कोई सोशल आईडी नहीं चलाता। मेरी सुनिए ना, इधर आपकी बात को ज़्यादा लोग सुन रहे हाँ, हैं, वो इसी वजह से आप वायरल हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी बातों को सुनना पसंद कर रहे हाँ हैं। हाँ अपनी बात लोगों को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा पाता हूं। और जिस तरीके से सर, मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, यूट्यूब आईडी नहीं है, फेसबुक आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा है। बताइए फिर अगर जो लोग मतलब आपसे इंस्पायर होकर कुछ अच्छा करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें जैसे आपने कहा, तो फिर लोग संपर्क कैसे करेंगे? क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पर है नहीं। आपके माध्यम से कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर पता है क्या है, ये देश हमारा है, ये हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद है, हमारा सपना है, हमारी पहचान है। किसी की उम्मीद नहीं मरनी चाहिए, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। उम्मीद जिंदा है तो ज़माना जिंदा है, ज़िंदगी जिंदा है। सपने आंखों में रहने चाहिए। और मैं इरफान, मेरा सर, मैं बहुत क्रांति, मतलब मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस देश में अलग अलग हर दिन एक नई राजनीतिक पार्टी बनती है। मैं कहता हूँ क्रांति कीजिए, पार्टी मत बनाइए, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। लोगों के हित और अधिकारों के लिए क्रांति कीजिए। आइए, श्रमिकों के लिए इरफान आपके समर्थन में आएगा। आइए, मजदूरों को उनका हक दिलाते हैं। जो सरकार ने कानून बनाए हैं उसी कानून के दायरे में मजदूरों को लाते हैं, उनसे वो वंचित ना रह जाए। आइए, कोई नेता है, मैं उन नेताओं के बारे में कह रहा हूँ जो नई नई पार्टियाँ बनाते हैं और अपने आप में बहुत बड़े नेता बनते हैं। हमें नेता नहीं, अभी वर्तमान में आइए, जो क्रांति करिए। नए नए लोग आते हैं और पार्टियाँ बना लेते हैं, तंग आ गया है ये देश। चलिए अब बात को समाप्त करते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जंतर मंतर आप गए यहाँ से लगातार, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, क्या लगता है कि अब शिक्षा में बदलाव होगा, जिसके लिए आप भी लगातार जंतर मंतर जाते थे, 37 दिन पूरा जो है वहाँ पर धरना चला, शिक्षा व्यवस्था को बदलता हुआ, और जो आप बात कह रहे हैं ये चीज़ें बदलेंगी लगता है आपको? देखिए सर, मैं आपको क्या बताऊं, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके वहाँ बैठे थे और हमने बार बार कहा कि जंतर मंतर पे जमाना, जवानी और जमीर जिंदा है। सरकार ने कहा एंटी नेशनल है, दहशतगर्दों की बी टीम है। फिर उन्हीं के सामने सरकार झुकी। आप पहले तय कीजिए। फिर सरकार, मैं किसान आंदोलन में भी था, फिर किसान आंदोलन में भी झुकी, एनआरसी आंदोलन में बैकफुट पे गए, नाम नहीं लेते। ये सरकार ऐसी करती है, प्रोपेगेंडा चलाती है, बदनाम करती है, देश के लोगों को गुमराह करती है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है। इससे आपने पूछा बदलेगा क्या? सर, हम बार बार कह रहे थे कि आप जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो और आपके द्वारा हुई लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो ना आप सवालों से भाग सकते हैं, ना जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। तो हम जिम्मेदारी तय कराने के लिए वहाँ गए थे और धर्मेंद्र प्रधान जी इससे भाग रहे थे, भारत सरकार इससे भाग रही थी। उन्हें जिम्मेदारी में लाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब नए आए हैं, वो कर्नाटका से हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल निकाली है। प्रहलाद जोशी हैं। हाँ, प्रहलाद जोशी, वो आरएसएस से भी युवा उम्र में जुड़ गए थे और अपनी अच्छी, मतलब हायर एजुकेशन कर्नाटका से ही करी है। और ठीक है, सब मिल के देश बनाएंगे। कभी भी अगर सत्ता द्वारा किसी तरह की लापरवाही हुई है, किसी तरह का शोषण या जाति हुई है, तो हम सभी लोगों को धर्म जाति से उठ के देश हित में एक साथ सरकार के समक्ष खड़ा होना चाहिए। चलिए, तो ये थी इरफान की पूरी कहानी, जंतर मंतर के पोस्टर बॉय, वायरल बॉय, जिन्हें लोग सुन रहे हैं, देश भर में, दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। ये पूरी कहानी, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? सर, आपको हाँ जी, एक बात, सबसे देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तो आपको सुनकर सर सुनिए ना सर, बहुत सारे जो अगर कोई शब्दों में कमी रह गई होगी, कोई ऊंच नीच हो गई होगी, उसके लिए दिल की गहराई से क्षमा और माफ़ी चाहूँगा। आपकी कहानी से बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे आपसे, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी आपके आगे फेल हैं, क्योंकि वो चीज़ें इतनी वाकपटुता के साथ वो भी नहीं कह सकते, और हम तो बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम भी नहीं कह सकते। नहीं सर, और यही वजह है कि दुनिया लोग आपको पसंद करें। तो पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और